हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते होंगे। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पाठ 2 समाप्त कर दिया था। आज हम लोग पाठ 3 की तरफ अग्रसर होते हैं और जो पाठ 3 का बेसिक जो है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है, देखिए सबसे पहले जितने लोग 2 पाठ पढ़ लिए होंगे उन्हें तीसरी पाठ में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग जो पाठ 2 में था वही कॉन्सेप्ट 3 में भी आने वाला है। बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा का अंतर होता है कि बहुपद के आगे जैसे ही हम लोग शून्य लगा देते हैं वह बहुपद समीकरण बन जाता है। वही सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। यदि आप सभी को ध्यान न आए तो आप लोग 2 पाठ को भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें और उसमें कॉमन है, मतलब एक जैसा है। देखिए, पाठ 3 का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर 2 चर आ रहा है, रैखिक समीकरण आ रहा है, युग्म आ रहा है। इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। आगे की तरफ यहाँ पर हम लोग इस पाठ के नाम को भी समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें चर राशि किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चर राशि किसे कहते हैं। तो वैसा राशि जिसका मान बदले, वैसा राशि जिसका मान बदल जाता है उसे चर राशि कहते हैं। ये सब पढ़ लिए हैं। वैसा राशि जिसका मान बदल जाता है उसे चर राशि कहते हैं, जैसे ABCD डैश जेड, ये सभी आपके चर राशि हैं। उसके बाद है अचर राशि। वैसा राशि जिसका मान ना बदले, वैसा राशि जिसका मान न बदले उसे अचर राशि कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डाइडस ये सब हो जाता है, इसे अचर राशि कहते हैं। उसके बाद है व्यंजक। चर एवं अचर राशि के मेल से व्यंजक बन जाता है। चर और अचर राशि यदि मिल जाए तो उससे व्यंजक बन जाता है। चर अचर राशि के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ देखने पर दिख रहा है कि 2x + 3, 3x - 5, 4y + 8 इत्यादि। जैसे 2x + 3 है, इसमें देखिएगा 2 भी है, x भी है, 3 है, तो x जो है चर हो गया, 2 जो है 3 जो है ये अचर हो गया। दोनों को मेल से जो बन गया वो क्या हो गया? आपका व्यंजक हो गया। अब पढ़ना है समीकरण। देखिए, समीकरण और बहुपद में इतना सा अंतर हो जाता है कि समीकरण जो बहुपद जो होता है उसमें बराबर के आगे शून्य नहीं लगा रहता है, लेकिन समीकरण में जो होता है बहुपद के बराबर में शून्य दे दिया जाता है। जैसे हमने लिया यहाँ पर 2x + 3, 2x + 3 बराबर में 0। तो देखिए, अगर जब तक हमने शून्य नहीं लगाया तब तक ही बहुपद था, तब तक ये व्यंजक था, लेकिन जैसे ही बराबर के आगे हमने शून्य लगा दिया उस बहुपद से क्या हो गया? समीकरण हो गया। मतलब कि समीकरण के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS को बायां पक्ष कहा जाता है और RHS को दायां हाथ पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS, और RHS मतलब राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो हम लिखा है समीकरण में बहुपद के बराबर शून्य कर दिया जाए। यदि बहुपद के बराबर में शून्य कर दिया जाए तो वही आपका क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह है समीकरण के प्रकार। उसके बाद क्या है? समीकरण के प्रकार। देखिए, समीकरण के प्रकार क्या है? पहला है घात के आधार पर। समीकरण का पहला प्रकार क्या है? घात के आधार पर, और दूसरा है पद के आधार पर। समीकरण के को 2 हिस्सा में बांटा गया है, एक है घात के आधार पर, दूसरा है पद के आधार पर। हमें पद के आधार पर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है घात के आधार पर। घात के आधार पर समीकरण को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी घात के आधार पर समीकरण के 3 प्रकार होता है। एक होता है रैखिक समीकरण, दूसरा होता है द्विघात समीकरण, और तीसरा होता है त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिस समीकरण का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण का उदाहरण देखिए। रैखिक समीकरण का उदाहरण है 2x + 5y = 0। देखिएगा, इसमें x है, y है, ये चर राशि है, इनका अधिकतम घात क्या है? 1 है, यानी यह रैखिक समीकरण हुआ। इसका अधिकतम घात 1 हो गया। ये बराबर के आगे 0 लगाया, जब तक 0 है समीकरण, इस 0 को हटा देंगे बहुपद बन जाएगा। x + 5 = 0। इसमें भी x का घात कितना है? 1 है, यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 हो, जैसे में 4x² + 8x + 5 = 0।
6x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। इन सब का अधिकतम घात 2 है, यानी यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे में 5x के पावर 3, 6x के पावर 2 प्लस 8x माइनस 6 बराबर 0, 6x के पावर 3 प्लस 8x बराबर 0। इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि घात जो है अधिकतम 3 है। 6x के पावर 3 प्लस 8x बराबर 0, इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि समीकरण को दो हिस्सों में बांटा गया है, घात के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर समीकरण के 3 प्रकार: रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ये हो गया समीकरण का प्रकार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के प्रकार। इसके बाद पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के प्रकार। देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण के प्रकार। रैखिक समीकरण के प्रकार क्या है? तो रैखिक समीकरण को दो हिस्सा में, मतलब रैखिक समीकरण का जो प्रकार होता है वह दो होता है। एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, दूसरा होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहला है एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। नमूने में है रैखिक मतलब घात एक, चर एक, जिसका चर एक हो, जिसका घात एक हो, उसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए लिखे वैसा समीकरण, लिखिएगा वैसा समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का डिफिनेशन लिखिएगा। वैसा रैखिक समीकरण जिसमें एक चर राशि हो, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें एक चर राशि हो उसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0 होता है। व्यापक रूप का अर्थ होता है कि इसी की तरह से हमारा समीकरण तैयार होता है, जहां पर a हो जो है, b जो है वह वास्तविक संख्या है और a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि a की जगह पर 0 हो गया तो x को ले डूबेगा और वह समीकरण तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a और b एक वास्तविक संख्या है। अगर हम बैठाएं तो देखिए a की जगह पर 4 बैठाएं, x है तो x है, प्लस है तो प्लस, b की जगह पर 5 और यहाँ पर 6 लिख दिए। मतलब कि 4x प्लस 5 बराबर 6, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें चर भी एक है, इसका घात भी एक है, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद है 3x माइनस 8 बराबर 0। इसमें भी देखिए एक चर, इसका घात एक, यह भी क्या होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। उसके बाद है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि वैसा समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि हो, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां a b c एक वास्तविक संख्या है और a अब b के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे में बात करें तो 4x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें दो चर है, एगो x है एगो y है, इनका अधिकतम घात 1 है, यानी दो चर घात 1, घात 1 यानी रैखिक समीकरण, और दो चर मतलब दो चर वाला। 2x माइनस 6y माइनस 4, इसमें भी दो चर हो गया x y और घात भी 1 है, बराबर में 0 हो गया। ऐसे करके हम लोगों ने रैखिक समीकरण के प्रकार पढ़ लिया। पहला है एक चर वाला रैखिक समीकरण, दूसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब पढ़ना है पाठ के नाम को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बाबू सब तुम लोग देख लो और ध्यान से देखिएगा। देखिए दो चर, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें दो चर, रैखिक समीकरण यानी घात 1 हो, युग्म यानी जोड़ा। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को, यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ ले लिया जाए, एक साथ ले लिया जाए तो उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि दो चर वाले दो गो रैखिक समीकरण को एक साथ ले लिया जाए तो उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यानी इसमें दो समीकरण को लेंगे तो पहला समीकरण जो है, जो पहला समीकरण होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। अगर हम दो को समीकरण लिखकर समझाएं, यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 8y माइनस में 3 बराबर 0, 5x माइनस 7y प्लस में 8 बराबर 0। तो अगर इस तरह से हमने दो समीकरण को ले लिया तो पहले समीकरण में ये x के बगल वाला a1
y के बगल वाला b1 और ये वाला c1 हो जाता है। उसी तरह से दूसरा वाला में a2 b2 c2 होता है। यही व्यापक रूप को हमने लिखा है कि इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्या है। इस तरह से हम लोग ने पाठ 3 का कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।